रात के बिल्कुल 12 बज चुके थे और आदित्य अपनी पत्नी प्रिया के साथ छोटे से घर में बैठे थे। पूरे गांव में सन्नाटा पसरा था और एक खामोश डर महसूस हो रहा था और जोरदार बारिश हो रही थी। तभी उनके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। आवाज सुनकर आदित्य और प्रिया चौंक गए। इतनी रात में कौन हो सकता है? लगता है कोई मुश्किल में है। उसे मेरी मदद की जरूरत है। मैं जाकर देखता हूँ। नहीं, रुको, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। इतनी रात में किसी को मदद की जरूरत नहीं है। गांव में लोग जिसके बारे में बात करते हैं, मुझे लगता है ये वही है। क्या मतलब? मुझे लगती है वो फूल वाली चुड़ैल है। तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मुझे लगता है कोई बारिश में फंसा हुआ है और उसे मेरी मदद की जरूरत है। तुम जिस भूत प्रेत की बात कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं अभी जाकर देखता हूँ। नहीं, मत जाओ, मेरी बात सुनो। कोई भी मुश्किल में नहीं है। गांव के लोग जो कहते हैं ये वही है। तुम तो 2 साल गांव में नहीं थे। गांव में बहुत कुछ बदल गया है। मगर दरवाजे पर दस्तक तेज हो रही थी। प्रिया के मना करने पर भी आदित्य नहीं रुके और दरवाजा खोलने के लिए बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, बाहर का नजारा देखकर वे हैरान रह गए। बाहर दूर दूर तक कोई नहीं था। सिर्फ बारिश का पानी और बिजली की कड़कड़ाहट थी और एक ठंडी हवा। ये तो बहुत अजीब बात है। कोई तो था जो दरवाजे को बार बार खटखटा रहा था। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मत खोलो। मैं जानती हूँ ये वही है। तुम भी ना प्रिया, बस एक ही बात रटे जा रही हो। इतनी तेज हवा चल रही है, हो सकता है उसकी वजह से आवाज आ रही थी। चलो अब सो जाओ। एक छोटा सा गांव था, शहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से बहुत दूर। ये गांव अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हर तरफ हरियाली, खेतों में हमेशा लहराती फसल और पेड़ों के बीच से बहने वाली ठंडी हवा। लेकिन इस गांव के बारे में एक राज भी था। एक ऐसा राज जिसके बारे में सब चुपचाप रहते थे। कोई ज्यादा बात नहीं करता था। 2 साल बाद आदित्य शहर से वापस गांव आया। गांव बदल चुका था। नए घर बने थे। कुछ पुराने रास्ते अब बंद हो गए थे और लोगों के चेहरे भी बदले हुए लग रहे थे। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि असली बदलाव गांव के अंदर नहीं बल्कि उसके अंधेरों में छुपा हुआ था। और फिर कुछ दिन बाद एक ऐसी रात आई जिसमें आसमान भी गुस्से में था। बिजली की कड़क से आसमान फट सा जाता था। तेज बारिश से पूरे गांव के कच्चे रास्ते दलदल बन गए थे। पेड़ जोर जोर से हिल रहे थे, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उन्हें हिला रही हो। गांव के लोग अपने घरों के अंदर बंद थे, खिड़कियां बंद, दिए बुझे हुए। सिर्फ तूफान की आवाज गूंज रही थी। रात के बिल्कुल 12 बज चुके थे और आदित्य अपनी पत्नी प्रिया के साथ छोटे से घर में बैठे थे। आज की रात कुछ अजीब सी लग रही है। हाँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। इसमें डरने की क्या बात है प्रिया? तभी उनके दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। अगली सुबह जब गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए तो वे उस तूफानी रात के बारे में बातें कर रहे थे। तभी आदित्य वहां से गुजरे और उनकी बातें सुनने लगे। कल रात की बारिश तो बहुत डरावनी थी। पूरी रात चैन से सोने नहीं दिया। हाँ, मेरा भी यही हाल था। मैंने तो उसे देखा भी। वो सफेद साड़ी पहने हुए पुल के ऊपर से जा रही थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और तुरंत अपनी खिड़की बंद कर ली। ये सुनकर आदित्य को प्रिया की बात पर यकीन हो गया। वो डर गया और उसके मन में उत्सुकता पैदा हो गई। तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी जगदीश काका आ गए, जो उस घटना के बारे में बहुत कुछ जानते थे।
काका, आप तो गांव के बुजुर्ग हैं, आपको तो पूरी सच्चाई पता होगी, हमें बताइए उसके बारे में। जगदीश काका ने कहा, तुम लोग जितना सोच रहे हो मामला उससे कहीं ज्यादा गंभीर है। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, मैंने उसे अपनी इन आंखों से देखा था। सच में काका, आपने उसे देखा था? हाँ, मैं उस काली रात को कैसे भूल सकता हूँ। सालों पहले की बात है। बरसात का मौसम था और अंधेरी रात थी। जोरदार बारिश हो रही थी और बिजली भी कड़क रही थी। तभी हमें खबर मिली कि गांव के बाहर खेत में किसी औरत की लाश पड़ी है। हम सब देखने गए। सबसे पहले मैं ही पहुंचा था। वहां जाके देखा तो वो लाश किसी और की नहीं बल्कि गांव की सबसे खूबसूरत महिला अंकिता की थी। लाश की हालत बहुत खराब थी। चारों तरफ बदबू फैल गई थी। लोग कह रहे थे कि उसने आत्महत्या की है, लेकिन लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि किसी ने उसकी हत्या की है। और तभी से गांव के लोग एक डर के साए में जीने लगे। जब जब तूफानी बारिश होती है, उसकी आत्मा गांव में भटकती है और लोगों को परेशान करती है। खास करके उस पुराने पुल के पास कोई भी नहीं जा सकता, वो वहीं रहती है। जब भी बारिश की रात आती है, वो अपने खून का बदला लेने गांव में घूमती रहती है। अंकिता की कहानी सुनाने के बाद जगदीश काका वहां से चले गए। कहानी सुनकर सभी लोग डर गए और अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। आदित्य भी थोड़ा डर गया, लेकिन उसके मन में उससे मिलने की उत्सुकता भी पैदा हो गई। मैं तो उससे मिलूंगा और उसके साथ जो भी हुआ था उस रात से पर्दा उठाऊंगा, आदित्य ने मन ही मन कहा। कुछ दिन बाद फिर से एक ऐसी रात आई जिसमें तूफान अपने चरम पर था। बारिश का पानी तलवारों की तरह गिर रहा था। बिजली की कड़क जैसे आसमान को चीर रही थी और गांव में फिर से डर का माहौल छा गया। सब लोग अपने घरों के अंदर दिए बुझाकर चुपचाप बैठे थे। आदित्य ने अपनी दोस्त राहुल को साथ लिया और एक टॉर्च लेकर खेत की तरफ निकल पड़े। आदित्य, तुम्हें पता है ना कि हमें क्या करना है? मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। हाँ हाँ, मुझे सब याद है और तुम इतना डरो मत। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। आदित्य और राहुल चलते चलते उस पुल के पास पहुंच गए जहां गांव वालों ने अंकिता की लाश देखी थी। तभी उन्हें पुल के ऊपर एक सफेद साड़ी में एक धुंधली सी औरत दिखाई दी। उसे देखकर राहुल डर से कांपने लगे। लगता है हम यहाँ आकर गलती कर दी, चलो वापस चलते हैं। आदित्य को भी डर लग रहा था, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तभी अचानक वो औरत पीछे मुड़ी। उसका चेहरा बहुत भयानक था और आंखें पूरी लाल थीं। उसे देखकर आदित्य और राहुल बुरी तरह डर गए। अगले ही पल वो उनकी तरफ हवा में उड़ती हुई भयानक हंसी के साथ बढ़ने लगी। राहुल और आदित्य कांप गए। आदित्य को लगा कि यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है, इसलिए वे दोनों वहां से भागने लगे। वो दोनों जान बचाते भागते रहे और वो औरत उनके पीछे पीछे आती रही। उसकी हंसी गांव के आसमान में गूंज रही थी। भागते भागते आदित्य और राहुल गांव पहुंच गए और दोनों घर के अंदर आके दरवाजा बंद कर लिया। और वो रात बहुत ही कठिन थी। पूरी रात घर के बाहर आवाज आई, कभी किसी के रोने की आवाज तो कभी किसी के कराहने की आवाज। पूरी रात दोनों आंख भी न झपका पाए। और जैसे तैसे वो खौफनाक रात बीत गई। सुबह होने वाली थी और सूरज की पहली रोशनी के साथ थोड़ी सी राहत मिली। अगली सुबह आदित्य ने जगदीश काका को सारी बातें बताईं। जगदीश काका ने आदित्य की बात सुनकर कहा, देखो बेटा, अगली बार से ऐसी कोई गलती मत करना। तुम्हारी ये बेवकूफी पूरे गांव के लिए भारी पड़ सकती है। मैंने पहले ही कहा था ना कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है। उसकी आत्मा को अभी तक शांति नहीं मिली है, इसलिए वो भटक रही है। और जब तक उसकी मौत का सच सामने नहीं आएगा, उसकी आत्मा ऐसे ही भटकती रहेगी और हर तूफानी रात में लोगों को परेशान करती रहेगी।
उस तूफानी रात ने आदित्य और गांव वालों की जिंदगी बदल कर रख दी थी। उन्होंने देखा कि कुछ राज ऐसे भी होते हैं जो वक्त बीतने के साथ भी नहीं खुलते हैं। गांव के लोग अब भी इस डर के साए में जी रहे हैं और हर तूफानी रात में खेतों की मेड़ों पर किसी के कदमों की आहट गूंजती रहती है। क्या अंकिता की आत्मा को कभी शांति मिलेगी या फिर ये राज गांव वालों को ऐसे ही डराता रहेगा? इस सवाल का जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।